दोस्तों, एक बार फिर गोडसे चर्चा में है। ट्विटर के इस जमाने में आपने कई बार उनके नाम का ट्रेंड चलते देखा ही होगा और पॉलिटिकल लीडर्स को भी डिबेट्स में या अपने ट्वीट्स में गोडसे का नाम लेते देखा और सुना होगा। अभी हाल ही में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान आया। इस बयान को देखते हुए एक बात तो कही जा सकती है कि कभी बंद कमरे में इस पर होने वाली चर्चा अब सोशल मीडिया पर पक्ष विपक्ष में बदल गई है और एक बड़ा मुद्दा बन रही है। अगर ट्विटर की ही बात करें तो वहाँ वेल डन प्रज्ञा और गोडसे हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। फेसबुक पर भी मैंने गांधी को क्यों मारा नाम से होम पेज सुर्खियां बटोर रहा था और हर साल गांधी जयंती पर गोडसे का नाम ट्रेंड पकड़ जाता है और उसी से शुरू होती है वाई आई किल्ड गांधी बुक की खोज। हम जैसे वो सारे क्यूरियस लोग जिन्हें सिर्फ सुपरफिशियल बातों से काम नहीं चलाना होता है बल्कि डीप रीडिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म करना होता है, एक ऐसा ओपिनियन जो किसी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड ना हो और हम एक वेल रीड और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन जाएं ताकि फैक्ट और र्यूमर के बीच की थिन लाइन हम कभी क्रॉस न करें। इन सब चीजों को अचीव करने के लिए तो हम ढेरों किताब खोजते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन इस बिजी और शॉर्ट टर्म कंटेंट वाले जमाने में एक मोटी बुक लेकर उसे पूरा पढ़ना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है और फिर हम शॉर्टकट आजमाते हैं और पहुंच जाते हैं यूट्यूब पर उस किताब की समरी या रिव्यू सुनने के लिए। पर खुद सोचिए, क्या वो 5 मिनट का वीडियो एक 500 पेजेस की बुक को कितना ही जस्टिस दे पाई होगी? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है हमने। ये ऑडियो बुक समरी आपके एक्चुअल बुक रीडिंग का सबसे स्मार्ट सब्स्टिट्यूट है। तो चलिए इस बुक में जानते हैं कि सोशल मीडिया पर गोडसे का जो बयान ट्रेंड कर रहा है, जो उन्होंने गांधी जी की हत्या के मामले की सुनवाई कर रहे जज के सामने दिया था, आखिर क्या था वो बयान कि जिसे सुनने के बाद अदालत में प्रेजेंट सभी लोगों की आंखें गीली हो गई थीं और कई तो रोने लगे थे। एक एडवोकेट ने तो अपने कमेंट में ये तक लिख दिया था कि यदि उस समय अदालत में प्रेजेंट लोगों को ज्यूरी बना दिया जाता और उनसे फैसला देने को कहा जाता तो अनडाउटली वे प्रचंड मेजॉरिटी से नाथूराम को निर्दोष घोषित होने का निर्णय देते। इस पूरे बयान को सुनने के लिए और गोडसे के सोच को समझने के लिए सुनिए आगे के एपिसोड्स। मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स को लीड किया है और वो एक एक्टिव लीडर के रूप में 1915 से लेकर 30 जनवरी 1948 की दोपहर तक रहे, जब नाथूराम विनायक गोडसे ने उनके जीवन का अंत करते हुए उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद नाथूराम गोडसे ने प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया। 8 नवंबर 1948 को दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले पर जब स्पेशल जज की कोर्ट में नाथूराम गोडसे से ये पूछा गया कि क्या वे अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, नाथूराम गोडसे ने एक डिटेल स्टेटमेंट के जरिए जज को अपना जवाब सुनाना चाहा। इस स्टेटमेंट के पब्लिकेशन पर बैन लगा हुआ है। चीफ प्रोसिक्यूटर C.K. दफ्तरे ने नाथूराम गोडसे को कोर्ट में स्टेटमेंट पढ़ने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने इसे अपने खिलाफ लगाए आरोपों के बचाव में सबमिट करने की इजाजत दे दी। प्रोसिक्यूटर ने पाया कि मर्डर के इस मामले में नाथूराम के साथ सभी गवाह, महात्मा गांधी के साथ साथ मौजूदा रूलिंग पार्टी तक के तथ्यों पर रोशनी डाली जानी चाहिए। जनता इस मामले पर कोर्ट की ओर से शुरू से लेकर अंत तक सभी सच्चाई जानना चाहती थी। इसलिए जज श्री आत्मचरण ने वकील से कहा, मैं किस कारण जांच को रोकूं? मुझे कानूनन इसके लिए कोई वजह चाहिए, कोई ठोस कारण चाहिए ताकि मैं सारे चार्ज हटा सकूं। तो ऐसे में आपके पास कोई अथॉरिटी या कानूनी सबूत या ऐसा कोई कारण है जो आपके विरोध को सपोर्ट कर सके? लेकिन वकील के पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोर्ट के सामने पेश कर जज को सेटिस्फाई कर सके। हिसार कोर्ट में नाथूराम गोडसे के स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। अगले दिन इस स्टेटमेंट के कुछ अंश समाचार पत्रों में छपे। दोनों तरफ की दलीलें और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य थे जो फिलहाल अंधेरे में ही थे। लोग ये जानना चाहते थे कि गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे पर कौन कौन से चार्ज लगे हैं। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। उनके कहे अनुसार हर राज्य में इस बयान के पब्लिकेशन पर रोक लगा दी गई, आंशिक और पूर्ण रूप से। इसके बाद सरकार ने नाथूराम गोडसे का पूरा बयान शिमला हाई कोर्ट में जून 1949 में दर्ज करवाया। नाथूराम गोडसे के कोर्ट में बयान के वक्त मीडिया कर्मी उस समय अपना पेन नोटबुक लेकर स्टेटमेंट नोट करने के लिए तैयार खड़े थे, उत्सुक थे सही रिपोर्ट जानने के लिए। नाथूराम गोडसे का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ और अंग्रेजी में पब्लिश हुआ, क्योंकि कोर्ट की कार्यवाही भी इसी भाषा में हुई थी। दुनिया के हर कोने में लोग इस मामले की जानकारी को लेकर एक्साइटेड थे कि गांधी जी के हत्या वाले मामले का आखिर क्या होगा।
लोग आश्चर्य में थे कि वो कैसा आदमी होगा जिसने महात्मा गांधी को मारा। उस समय के कुछ जाने माने लेखकों ने इस विषय पर लिखा। उन्होंने उस समय के हालात, जमीनी हकीकत, जजमेंट और उपलब्ध आंकड़ों पर खूब लिखा, क्योंकि शायद वो जानते थे कि वो इतिहास लिख रहे हैं और आज की जनता भी यही पढ़ना चाहती है। कानूनन ऑथेंटिक स्टेटमेंट अब क्लियर हो चुका था और उस समय के कुछ राइटर्स ने माहौल के हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया। पढ़ने वालों ने भी अपनी खुद की राय बना ली थी और असलियत और अंदाजे के अनुसार स्टेटमेंट का अपना अपना मतलब निकाल लिया था। इस बारे में नाथूराम ने खुद कहा था कि कुछ ईमानदार इतिहासकारों ने मेरे किए गए काम को लिखा है और एक दिन भविष्य में वे सच को जरूर जान लेंगे। नाथूराम गोडसे ने जिन परिस्थितियों में ये काम किया था, उस लिहाज से वे उस समय परम पूजनीय हो गए थे। लेखक गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई हैं और महात्मा गांधी मर्डर केस में शामिल रहे थे। वे बेहद शर्मिंदा थे और अक्टूबर 1964 में जेल से रिहा हुए, लेकिन एक महीने बाद एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार किए गए और फिर 1 साल तक जेल में रहे। फाइनली 1965 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस किताब में नाथूराम गोडसे का लाल किले पर दर्ज किया गया पूरा बयान दर्ज है। इससे पहले हम आपको उस मामले की तमाम डिटेल्स, इन्वेस्टिगेशन की जानकारी बताएंगे जो स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत की गई। कैसे 15 नवंबर 1949 को नाथूराम और आप्टे के ऊपर चार्ज डिक्लेयर होने के बाद प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। इस पुस्तक में नाथूराम विनायक गोडसे के बारे में जानकारी और उसके साथियों के बारे में जानकारी सहित लेखक के अपने विचार भी हैं। गांधीवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा नाथूराम और आप्टे का विरोध होना निश्चित था। अपनी मर्जी से नाथूराम गोडसे ने अपने छोटे भाई दत्तात्रेय को ये बयान पब्लिक करवाने के लिए कहा था, जैसा लेखक ने लिखा है। किताब स्पेनिश वर्जन से ट्रांसलेट की गई है। इस किताब को छपवाने के लिए लेखक और एडिटर कमिटेड हैं। 19 सितंबर 1993, गोपाल गोडसे, द इवेंट, वो हादसा। 15 अगस्त 1947, ब्रिटिश हुकूमत के अंत के बाद ही बंटवारे का ऐलान हो गया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लोगों का पलायन जारी था, दंगे हो रहे थे, मौतें हो रही थीं, लूट रेप से पूरा मुल्क परेशान था और ऐसे में गांधी जी मुस्लिमों के हितैषी और हिंदुओं के विरोधी के रूप में अपनी इमेज बिगाड़ चुके थे। राज्यों के बंटवारे को लेकर काफी मुश्किलें थी। हैदराबाद के निजाम गांधी जी की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले थे और वे कश्मीर पर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। उन्होंने उस समय पाकिस्तान को बसाने के लिए 550 करोड़ रुपए बंटवारे के समय दिए थे। पाकिस्तान की ओर से मुद्दा कश्मीर को लेकर गरमाया हुआ था। 12 जनवरी 1948 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सरदार पटेल ने अपने एक बयान में कहा था कि हम कश्मीर को लेकर एग्रीमेंट पर बात करेंगे, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए कोई फिक्स तारीख या पेमेंट का प्रावधान नहीं रखा था। मैं बात खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि जब तक कश्मीर मसले का हल नहीं होगा, हम बाकी भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि बकाया राशि रोके जाने के बिना पाकिस्तान भारत और कश्मीर मुद्दे का हल नहीं निकालेगा। आग बुझाने के 2 ही तरीके हैं, या तो उस पर पानी डाला जाए या उसे ईंधन न दिया जाए। भारतीय सेना कश्मीर मुद्दे पर लड़ने के लिए सक्षम थी, वही भारत सरकार पैसा रोककर ईंधन रोकने वाला काम कर दिया था। ये दंगों को रोकने का और शांति फैलाने का सबसे आसान तरीका था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय भारतीय सेना को लाहौर तक कूच करने का आदेश दिए जाने का मन बना लिया था। उस समय गांधी जी दिल्ली में थे, जो भारत सरकार की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सरकार के इस निर्णय पर सहमति नहीं जताई और इस पर रोक लगा दी गई। गांधी जी ने सरकार को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और गांधी जी ने उस समय भारत सरकार को भूख हड़ताल की धमकी देते हुए दबाव बनाया और कहा कि पाकिस्तान को भुगतान कर दिया जाए। आखिरकार 12 जनवरी 1948 को सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। लेकिन आप अहिंसा के पुजारी बनकर किसी तरह के अन्याय का साथ देकर समाज पर दबाव नहीं बना सकते। सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाया कि वो अपना फैसला वापस ले लें। मौजूदा सिचुएशन में सरदार पटेल को गांधी जी की भूख हड़ताल और हिंसा वाली बात पसंद नहीं आ रही थी। मौलाना आजाद ने अपनी किताब में इस बारे में लिखा है कि 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि 17 जनवरी को सरकार ने गांधी जी की सारी बातें मान ली और वो पाकिस्तान को बकाया राशि देने के लिए राजी हो गई। साथ ही कश्मीर पर बनाई सरदार पटेल की सभी नीतियां समाप्त हो गईं। भारत सरकार द्वारा 17 जनवरी 1948 को जारी की गई प्रेस रिलीज में लिखा था कि देश की भलाई और गांधी जी की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सारे विवादों को भुलाते हुए अपनी ओर से लगाए तमाम नियम कायदे कानून हटाती है। पेज नंबर 8। सरकार ने तत्काल गांधी जी की इमेज सुधारने हेतु माहौल तैयार किया और उन्होंने देश के लिए जो किया वो लोगों को याद दिलाते हुए सारी चीजें भुलाने की कोशिश की।
सरकार ने तुरंत ही पाकिस्तान को दी जाने वाली शेष राशि के लिए एग्रीमेंट तैयार किया और उसे जमीन पर लागू करने के लिए राशि भेजी। लेकिन कश्मीर का मुद्दा अभी भी जहां का तहां ही था। नाथूराम विनायक गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने उस समय हिंदू राष्ट्र नाम से एक डायरी लिखी, जो शायद एक पुरानी किताब अग्रणी का नया रूप था। आजादी से पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले ही देश में एक मुस्लिम राष्ट्र की जरूरत महसूस होने लगी थी, जो भारतीयों की आत्मा को लगातार कचोट रही थी। आए दिन न्यूज़पेपर में इसको लेकर वैचारिक मतभेद वाले आर्टिकल छप रहे थे। 12 जनवरी 1948 की खबर है कि गांधी जी ने पाकिस्तान को बकाया राशि दिए जाने हेतु उपवास शुरू कर दिया था और नाथूराम गोडसे इस चीज को अच्छी तरह से जानते थे कि गांधी जी मुसलमानों के हित के लिए हिंदुओं से लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि गांधी जी के दबाव और प्रभाव से भारत सरकार ने अपना निर्णय वापस लेते हुए पाकिस्तान को 550 करोड़ रुपए देने की हामी भर दी थी। इन सब के बाद नाथूराम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे कि आगे जाकर इस तरह का इंटरफेयर गांधी जी भारत सरकार के निर्णय में न करें तो बेहतर होगा, और इसके लिए नाथूराम गोडसे कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके अनुसार ये भारत के लिए जीने और मरने का प्रश्न था। 20 जनवरी 1948 को एक बम ब्लास्ट किया गया और उसके समीप ही गांधी जी की प्रार्थना सभा चल रही थी। मदन लाल पहवा उस समय वहां मौजूद थे, जो बंटवारे के समय एक प्रमुख गवाह भी थे। पुलिस को जानकारी मिली कि षड्यंत्र में मदन लाल भी शामिल थे। हालांकि मदन लाल का षड्यंत्र कामयाब नहीं हो सका, लेकिन गवर्नमेंट ने एहतियातन सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। पुलिस के एक्टिव नेटवर्क की तरह पूरे भारत में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये सिलसिला अगले 10 दिन तक जारी रहा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 को ठीक 5 बजे जब गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के ग्राउंड के चक्कर काटकर लौट रहे थे, तभी बिरला हाउस में नाथूराम विनायक गोडसे ने लगातार 3 गोलियां चलाते हुए गांधी जी के सीने को छलनी कर दिया। उनके सीने से बहता हुआ लहू सीधे जमीन पर आ गिरा। 20 मिनट तक इसी हालत में छटपटाते रहे और अंतिम सांसें गिन रहे थे। गोली चलाने के ठीक बाद नाथूराम गोडसे ने अपनी बंदूक जमीन पर रखी और खुद ही पुलिस को कॉल किया। उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नाथूराम शुरू से सब कुछ जानते थे और उन्होंने सब कुछ जानबूझकर किया था। उन्होंने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेखक के अनुसार उस समय नाथूराम गोडसे के सिर पर पागलपन, कट्टरवाद और आक्रोश सवार था, इसलिए उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद आत्मसमर्पण तक का प्लान बना लिया था। क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस और प्रशासन ने तुरंत ही ये भी पुख्ता किया कि क्या वे किसी तरह के मानसिक या शारीरिक बीमारी से ग्रस्त तो नहीं हैं। लेकिन पुलिस ने पाया कि नाथूराम गोडसे पूर्ण रूप से स्वस्थ है और वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद नाथूराम गोडसे की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि उन्हें डॉक्टर को दिखाया जाए। जब डॉक्टर नाथूराम का चेकअप कर रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर से भी यही कहा कि डॉक्टर जल्दी से मेरा कंप्लीट चेकअप कीजिए। मेरी पल्स, हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल है और काम कर रहे हैं। तुगलक रोड के पार्लियामेंट स्ट्रीट में गिरफ्तारी से पहले नाथूराम कुछ समय के लिए विचलित हो गए थे। लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा कर रहे थे। नाथूराम जेल के अंदर आगे पीछे चलते हुए कभी सलाखों के पास आ रहा था तो कभी दीवार के पास जा रहा था।